तो हम लोगों ने डिस्कस किया था अर्थ इंटीरियर। और अर्थ एक बड़ी स्ट्रक्चर है और उसके सेंटर तक समझने के लिए हमें कई सोर्सेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अर्थ को हम सरफेस से लेकर सेंटर तक आर पार नहीं देख सकते। तो इस पर हम लोगों ने कई बातें की। अर्थ इंटीरियर में हम लोगों ने 3 मेजर लेयर्स आइडेंटिफाई की। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को मिलाकर के क्रस्ट कहते हैं। अपर मेंटल और लोअर मेंटल को, ये मेंटल हो गया, और कोर के 2 हिस्से हैं ये। तो इस तरीके से हमें क्रस्ट और मेंटल के बीच मोहो डिसकंटिन्यूटी और मेंटल तथा कोर के बीच में अगर देखें तो हमें गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी मिलती है, और ये लास्ट में ये लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको पढ़ लिया, लेकिन मूल बात ये रहती है फंडामेंटल कि इसे जाना कैसे। तो जानने के अपने सोर्सेस हैं। सोर्सेस को हम लोगों ने 2 ग्रुप में बांट लिया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी भूगर्भ के बारे में जानने के लिए जो हमारे प्रमाण है वो 2 ग्रुप में है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ये हम लोग टेबल बना चुके हैं। माइनिंग यानी खनन, और गहराई में खोद करके अन्वेषण करना वैज्ञानिकों के द्वारा, डीप एक्सप्लोरेशन। इन 2 पर हम लोग बात कर चुके। बेसिकली माइनिंग पर हम लोगों ने बात की थी और ये नोट किया था कि जितनी ज्यादा गहराई होगी, डेप्थ जितनी ज्यादा होगी, डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। तो हम लोग डायरेक्ट किसे खोद सकते हैं, जिस पर रहते हैं क्रस्ट को, और जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है क्रस्ट की में गहराई भी बढ़ती चली जाती है। ये है कहां पर ये माइनिंग हुई सबसे ज्यादा गहराई में। ये साउथ अफ्रीका की गोल्ड माइंस हैं, 3 to 4 किलोमीटर गहराई तक, 3 से 4 किलोमीटर की गहराई तक। इसके बाद टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ये सब बातें हम लोग अपने पिछले लेक्चर पर कर चुके। आज हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो है डीप एक्सप्लोरेशन। अब एक्सप्लोरेशन कौन करेगा? वैज्ञानिक करेंगे, अन्वेषण। और ये काम कब शुरू हुआ तो हो सकता है फ्री में आपसे पूछ लिया जाए तो एक्सप्लोरेशन के कुछ रिजल्ट रहे। तो यहां हम लोग लिखेंगे कि दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं काफी गहराई में, इन्हें हम गहनतम अन्वेषण कहते हैं, अति गहरे अन्वेषण ये भी कह सकते हैं, क्योंकि माइनिंग जो है वो 3 से 4 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो पाती है। इसलिए वैज्ञानिक प्रयास किए गए, और इस समय जो बताया गया, अगर हम लोग देखें यहां पर, साइंटिस्ट वर्ल्ड ओवर आर वर्किंग ऑन द 2 मेजर प्रोजेक्ट, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। जरा इसको समझना है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक, हाँ आप लोगों में हिंदी मीडियम है या नहीं है? तो दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं वो गहन सागरीय खुदाई और एक समन्वित, यानी कि इन दोनों में अंतर क्या है, डीप ओशन प्रोजेक्ट, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ये है। तो जब हमारा ऑब्जेक्टिव था पहले टू नो अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर हम लोग किस में पढ़ते हैं? जियोलॉजी में। तो एक तरीके से जियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव थे बस। इसके बाद ये हुआ कि इस प्रोजेक्ट के सिग्निफिकेंस को समझा गया और इससे रिलेटेड एनवायरनमेंट का क्या असर पड़ रहा है, या इंटीरियर ऑफ अर्थ हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग जैसे क्लाइमेट चेंज जैसी फिनोमेना है उससे भी संबंधित है, और ऑब्जेक्टिव जुड़ गए। टू नो द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज over the earth interior and its vice versa। जब हमने एक से अधिक ऑब्जेक्टिव अपने डीप ओशन ड्रिलिंग के कर लिए तब किस शब्द का प्रयोग कर लिया? मोर देन वन ऑब्जेक्टिव हैज बीन इंक्लूडेड, सो वी कॉल इट एज द इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। गॉट इट? तो हम लोगों ने बात की पहले क्या था, केवल किसको फोकस किया गया था? तो टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। अब हम नाम क्या रख रहे हैं? डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ये यहां तक नाम है। फिर इसके सिग्निफिकेंस को समझा गया। तो अब क्लाइमेट चेंज कैसी फिनोमेना है, जरा देखिए, इसका संबंध तो पूरी दुनिया से है। क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न विद ऑल ओवर वर्ल्ड, तो द साइंटिस्ट ऑफ द ऑल ओवर वर्ल्ड विल पार्टिसिपेट। और जब साइंटिस्ट ऑल ओवर पार्टिसिपेट करेंगे तो अपने आप तय है कि इंटीग्रेटेड टर्म जैसे ही आएगा तो अब यूनाइटेड नेशंस सम्मिलित हो जाएगा। पहले किसका प्रोजेक्ट था ये? पहले ये केवल जो प्रोजेक्ट था डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ये डेवलप्ड कंट्रीज के ही थे, जैसे रसिया, यूएस वगैरह। लेकिन जैसे ही इसके साथ एक ऑब्जेक्टिव जुड़ा क्लाइमेट का, अब जरा इस चीज को समझना, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो मैटर को एक्सचेंज करता है किसके साथ? अर्थ क्रस्ट से। अर्थ क्रस्ट किससे मैटर एक्सचेंज करेगा? मेंटल से। मेंटल किससे एक्सचेंज करेगा? कोर से। तो अब जरा हम लोग यहां पर समझें कि ये कोर है, बीच की लेयर मेंटल हो गई और सबसे ऊपर वाली क्रस्ट हो गई। अब इन समय जो एलिमेंट है, जैसे जो ज्यादा गर्म हो रहा है तो वो सीधा जाएगा ऊपर की ओर, और जो कूल और हैवी हो रहा है वो आएगा नीचे की ओर।
ऐसे ही जो ज्यादा गर्म है और हल्का है वो जाएगा ऊपर एटमॉस्फेयर की ओर, और जो ठंडा और भारी हो रहा है वो लौट आएगा नीचे। तो ये अगर हम लोग कहें कि अर्थ के डिफरेंट लेयर्स में आपस में पदार्थों का एक्सचेंज होता रहता है, ये क्या हो गया? एटमॉस्फेयर हो गया। ये क्रस्ट हो गई, ये मेंटल हो गई। नाउ दिस इज द कोर, बढ़िया कंसेप्ट। अब हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कि कोई भी जो एलिमेंट है अर्थ पर उसका अपना अमाउंट कांस्टेंट है। वी स्टडी द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, इसको पढ़ रहे हैं। ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है कि किसी भी एलिमेंट का अपना जो मास है वो कांस्टेंट है। अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन ज्यादा है तो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है। अगर एटमॉस्फेयर से ये कार्बन नीचे उतर जाए, क्रस्ट में आ जाए और क्रस्ट से और नीचे चला जाए तो इसका सीधा अर्थ होगा कि एटमॉस्फेयर में कार्बन कम हो जाएगा और हमारी जो क्लाइमेट चेंज की प्रोसेस है वो कम हो जाएगी। तो हम लोगों ने यहां गौर किया कि अर्थ के दो लेयर्स के बीच एलिमेंट या पदार्थ का एक्सचेंज यानी विनिमय होता रहता है। सीधा हमारा क्या कंसेप्ट बना? एक्सचेंज ऑफ मैटर takes place between the two layers of earth. पृथ्वी की दो परतों के बीच पदार्थ का विनिमय होता रहता है। तो अगर कोई एक एलिमेंट एक जगह ज्यादा हो गया है तो इसका अर्थ यह हुआ है कि वो दूसरी जगह पे कम हो जाएगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। इफ द कार्बन इज इंक्रीजिंग इनटू एटमॉस्फेयर इट मींस कार्बन प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ विल रिड्यूस देन द अर्लियर स्टेज। अगर वायुमंडल में कार्बन की मात्रा बढ़ रही है तो इसका अर्थ है कि भूगर्भ में कार्बन की मात्रा में कमी आएगी। अब अगर हम अर्थ इंटीरियर को देखें या क्रस्ट को ही देखें तो अगर क्रस्ट में कार्बन कम हो रहा है इट मींस क्रस्ट का कार्बन गया है कहां पर? एटमॉस्फेयर में। हम सब लोग जानते हैं कि क्रस्ट से कोल यानी फॉसिल फ्यूल को हम लोगों ने माइन किया, उसे खोदा, कंबसन किया, जलाया और एटमॉस्फेयर में पहुंचा दिया। आप देख रहे होंगे कि जो भी क्वेश्चन हम लोगों से प्रीलिम्स में आते हैं, भले यही पूछ लिया जाए कि ओशन ड्रिलिंग कब शुरू हुई, भले फैक्ट पूछा जाए, लेकिन हमें ये ओशन ड्रिलिंग कब शुरू हुई, ये जो फैक्ट पूछा गया उसका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, तब तो हम लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। और अगर हम केवल सीधा फैक्ट रख लेंगे और ये ना पता लगे कि इस फैक्ट का अपना सिग्निफिकेंस क्या था, तो जीके और जीएस के बीच जो अंतर होता है वो अंतर नहीं रहेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से क्विक रिवाइज करने के चक्कर में उसके कंसेप्ट पर नहीं जाते, उसका महत्व नहीं समझते, और जब महत्व समझ लेते हैं तो वो चीज कनेक्ट हो जाती है और जरूरत पड़ने पर हम मेंस में भी लिख सकते हैं और प्री में भी अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोगों को हमारी बात समझ में आ गई कि ये अगर बात करी जाए तो डीप माइनिंग क्यों हुई, कब हुई, तो कब हुई ये तो सबको पता है। क्या क्या नाम इसके रखे गए और नाम इसके बदले हैं, तो जरा हम लोग देखें। ये नाम है 1968 में ये शुरू होता है, तो इसका नाम रखा जाता है डीएसडीपी, कुछ नहीं है, डीप सी ड्रिलिंग प्रोग्राम, इनिशिएटेड इन 1968। 1968 में ये प्रोग्राम इनिशिएट हुआ। फिर उसके बाद इस प्रोग्राम का नाम पड़ा ओडीपी, ओशन ड्रिलिंग प्रोग्राम, इनिशिएटेड इन 1985। वही प्रोग्राम है, उसके सिग्निफिकेंस को समझ करके उसके नाम बढ़ाते गए। फिर उसके बाद नाम पड़ गया इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोग्राम। और ये जब इंटीग्रेटेड शुरू हुआ तो 2003 से लेकर के 2013 तक चला। और यहां से कौन इन्वॉल्व हो गया? यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस क्यों इन्वॉल्व हो गया? क्योंकि इस स्टडी से हम लोग क्लाइमेट चेंज को भी रिलेट कर सकते हैं। और क्लाइमेट चेंज एक वैश्विक फिनोमेना है, और जब विश्व भर के देशों की बात होगी तो विश्व की जो पंचायत है सबसे बड़ी यूनाइटेड नेशंस, वो पार्टिसिपेट करने लगेगी। इसीलिए इसका जो एक फेस है इसे हम फेस 1 कहेंगे। तो फेस 1 आईओडीपी के नाम से, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोग्राम के नाम से 2003 में शुरू हुआ और 2013 में ये कंप्लीट हुआ। 2013 में आकर के इस प्रोग्राम ने ये कह दिया कि कहां तक की हमने जानकारी ले ली, तो अर्थ सरफेस से नीचे अगर हम बात करें तो अब इंसान को डायरेक्ट नॉलेज है 12 किलोमीटर की, 13 किलोमीटर भी कह सकते हैं, तो 12 to 13, रिसेंट में 13 तक के भी डेटा आ रहे हैं। यहां तक की ये अर्थ सरफेस है। कौन सी नॉलेज हो गई? सीधा ड्रिलिंग करके, ये डायरेक्ट नॉलेज है। तो आज इंसान को अपने पैरों के नीचे कितनी गहराई तक? 13 किलोमीटर की गहराई तक का सीधा ज्ञान है। तो वी हैव द डायरेक्ट नॉलेज अप टू द 13 किलोमीटर डेप्थ। अब इन सब का पीछे महत्व और सिग्निफिकेंस हमने डिस्कस किया, क्यों यूएन शामिल हो गया। तो अब इसके महत्व को देखते हुए यूएन ने इसे फिर आगे बढ़ा दिया 10 साल के लिए, 2013 टू 2023। क्लियर हुआ? तो अब आप जैसे ही यहां पर देख रहे हैं कि कंसेप्ट से हमें इंटरेस्ट आ जाता है
इंटरेस्ट आने से वो चीजें हम लोग आसानी से रिकॉल कर लेते हैं और एग्जाम में हम ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपने क्वेश्चन कर पाएंगे कि इसका ये होगा और रिलेट करके कॉन्फिडेंटली टिक करते चले जाते हैं। वास्तव में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही होता है कि हम लोगों के पास जो भी नोट्स और ये कंटेंट पहुंचते हैं वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन रहने चाहिए। क्लियर? ओके। तो हम लोगों ने इन सबको देख लिया। कितने एविडेंस हमने बात की? तो हम लोग बात कर रहे थे डायरेक्ट एविडेंस की, और डायरेक्ट एविडेंस में डीप एक्सप्लोरेशंस तक आ गए। अब बात आती है वोल्केनिक इरप्शंस की, ज्वालामुखी उद्गार की। चलिए तो वोल्केनिक इरप्शंस को देखते हैं। वोल्केनिक इरप्शंस कैसे हैं? ये तो नेचर अपने आप करता है। वोल्केनिक इरप्शंस आर व्हाट? पहला पॉइंट जो वोल्केनिक इरप्शंस पर लिखेंगे, डायरेक्ट, और उसी के साथ साथ ये नेचुरल भी है। डायरेक्ट एंड नेचुरल सोर्स ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द इंटीरियर ऑफ अर्थ। जो ज्वालामुखी उद्गार है वो पृथ्वी के बारे में प्रत्यक्ष है, सीधे हैं, प्राकृतिक है। तो भूगर्भ के बारे में हमें सीधे जानकारी देने वाला ये सोर्स है। तो अब हम लोग अगर इमेजिन करें कि ये क्रस्ट का सरफेस है, ये अपर क्रस्ट है, ये लोअर क्रस्ट है, नीचे मेंटल का पार्ट होगा जिसे हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। अभी बताएंगे एस्थेनो मींस वीक होता है, वीक स्फीयर कहते हैं इसे। ये लोअर क्रस्ट है और ये अपर क्रस्ट है। ये हम लोगों ने इमेजिन कर लिया, इसीलिए हमने सबसे पहले लेयर्स के नाम आपको बता दिए थे आर्कटिक क्वेश्चन में। बिल्कुल आमिर आप सही कह रहे हैं, कोला जगह पर। और जो है सरफेस से यानी टोटल जो है हम लोग पहले क्या करते हैं, अपर क्रस्ट की तो हमें जानकारी है, तो सागर की तली यानी लोअर क्रस्ट पर ड्रिलिंग कर देते हैं। अब ये हो गया। हम लोगों ने कहा कि अपर क्रस्ट किसका बना होता है, तो ये अपर क्रस्ट कैल्सिक मैटर का बना होता है और लोअर क्रस्ट मैफिक मैटर का बना होता है और एस्थेनोस्फीयर अल्ट्रामैफिक का बना होता है। क्योंकि उसी के हिसाब से इस मैटर की डेंसिटी होती है। तो अपर क्रस्ट के मैटर की डेंसिटी हमने कहा चलो 2.7 रख लेते हैं, तो इसकी एवरेज डेंसिटी 2.8 ग्राम रख लेते हैं, तो इसकी डेंसिटी हम लोग 3.0 रख लेते हैं। तो एज द डेप्थ इंक्रीजेस डेंसिटी इंक्रीजेस। फेल मींस क्या होता है, सल्फर या एसिडिक। एम मींस मैग्नीशियम, एफ मींस आयरन, अभी सब बताएंगे। अल्ट्रामैफिक यानी अब उसमें मैग्नीशियम और आयरन का अमाउंट, अल्ट्रा मींस और ज्यादा हो गया। अब अगर यहां पर वोल्केनो फूटे, सपोज दैट कि वोल्केनो फूटा कहां पर, तो हमने कहा वोल्केनो का जो इरप्शन हो गया वो यहां अपर क्रस्ट में हो गया और यहां से मैटर ये यहां आ गया, ये वोल्केनो फूट रहा है। फिर हमने कहा कि नहीं वोल्केनो यहां इरप्ट हुआ लोअर क्रस्ट में, तो यहां का मैटर ये इसने यहां पहुंचा दिया। अब हमने कहा कि नहीं वोल्केनो यहां फूटा, तो यहां का मैटर यहां पहुंच गया। अब अगर हम लोग ये देख लें कि जो जिनको केमिस्ट्री आती है वो एक्सपर्ट वहां पहुंच जाएं और केमिस्ट्री वाले ये कह दें कि ये जो मैटर बाहर आया है ये फेलिसिक है, और फेलिसिक को हम लोग सियाल कहते हैं। कितना बढ़िया कंसेप्ट आया। और अगर यहां जो मैटर आया है ये मैफिक है, तो मैफिक को हम लोग सीमा कहते हैं। इस चीज को हमने प्रूव कर दिया, जहां जो चीज होगी वही पिघल कर ऊपर आएगी। तो अपर क्रस्ट अगर पिघलेगी तो उसमें ज्यादा क्या होगा, वहां फेलिसिक कंटेंट ज्यादा होगा मोर। और अगर लोअर क्रस्ट में पिघला हुआ पदार्थ बाहर आया है तो साफ तय है कि वहां मैफिक कंटेंट ज्यादा होगा। और अगर एस्थेनोस्फीयर से आया है तो अब अल्ट्रा मैफिक होगा, यानी इसमें आयरन और मैग्नीशियम का जो अमाउंट होगा वो और ज्यादा होगा। हमारी बात समझ में आ गई? हाउ डू वोल्केनो प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंटीरियर ऑफ अर्थ? तो इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में वोल्केनो हमें किस तरीके से जानकारी देते हैं? तो वोल्केनो जो जितने गहराई से पदार्थ को पिघला कर लाएगा उसमें मेटल उतनी ज्यादा होंगी। क्या यहां पर सीधा कंसेप्ट निकला? ग्रेटर द डेप्थ हायर द अमाउंट ऑफ मेटल। इनसाइड द अर्थ। ये बना लिया हम लोगों ने। भूगर्भ में गहराई जितनी ज्यादा होगी धातुओं की मात्रा उतनी ज्यादा होगी। यानी सबसे कम मेटल हमें कहां मिलेंगी? सियाल में। सियाल से ज्यादा मेटल सीमा में, सीमा से ज्यादा मेटल अल्ट्रामैफिक, और उससे ज्यादा और अर्थ के कोर में मेटल ही मेटल होगा। हाँ, लोअर क्रस्ट मींस ओशनिक क्रस्ट, कल भी बताया था। ओसी मींस आउटर कोर। तो ओसी और एलसी दो शब्दों का प्रयोग हमने किया था। एलसी मींस लोअर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट सॉलिड सीमा होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या क्या बताया हमने कि जब हम लोग इसकी बात करेंगे, जरा देखें इसको। ये अपर क्रस्ट है, अपर क्रस्ट मींस सियाल। ये येलो कलर में लोअर क्रस्ट है। ये यूएम अपर मेंटल, एलएम लोअर मेंटल, ओसी मतलब आउटर कोर, आईसी मतलब इनर कोर।
क्लियर हो गया? ठीक। अब अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो हम लोगों ने उसको क्लियर कर लिया। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हमें इस चैप्टर में रटने की गुंजाइश काफी कम हो गई। हाँ, अपर टू लोअर, पृथ्वी के आर पार ड्रिलिंग नहीं हो सकती कृष्णा सिंह, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे ही हम ज्यादा गहराई पर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेंगे, तो जिससे हम खोद रहे होंगे वही पिघल जाएगा। तो जो ड्रिलर होते हैं वही मेल्ट कर जाते हैं। तो वी कैन नॉट ड्रिल द अर्थ अक्रॉस फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। हम नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक अर्थ को ड्रिल नहीं कर सकते। ये हमारी टेक्निकल लिमिटेशन है, ये हमारी तकनीकी क्षमता है। स्पष्ट हुआ? तो हम लोगों ने इन सबको रिवाइज कर लिया। चलिए फिर अपने पॉइंट पर आते हैं। तो पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वोल्केनिक इरप्शन, और वोल्केनिक इरप्शन से काफी सारी चीजें हम लोगों ने रिलेट की। आई होप आप लोग इन सबको लिखते चले गए होंगे, ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट। हाँ, डिसकंटिन्यूटी जो होगी वो सकता है क्रम इधर का उधर हो गया हो, मैं अभी देख लेता हूँ। चलिए या हम चेक कर लेते हैं। तो ये थोड़ा नीचे साइड पर आ गया था। तो फर्स्ट वन, दिस इज द कोनार्ड, यहां से इसको कर लीजिए। रेड कलर से मोहो, दिस इज द रैपिटी, हो सकता है ये छूट गई हो। ये है गुटेनबर्ग, और ये फिफ्थ है लेहमैन। तो लेहमैन किसके बीच है? आउटर कोर और इनर कोर के। गुटेनबर्ग है लोअर मेंटल आउटर कोर, रैपिटी है अपर मेंटल लोअर मेंटल, और कोनार्ड है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, इसे कल भी बताया था। याद आ गया? ठीक। तो हो सकता है वहां पर ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया हो, एक जो ग्रेविटी छूट गया और बाकी दो आ गए, तो सीरीज थोड़ी ऊपर नीचे हो गई होगी। चलिए तो हम लोग यहाँ इसकी बात करते हैं, अपने टॉपिक पर फिर आ जाएं। तो किसको समझ लिया? क्या क्या बता दिया वोल्केनो ने? वोल्केनो ने ये कह दिया कि अपर क्रस्ट इज मेड ऑफ सियाल, दिस एंड दिस। लेकिन इस एविडेंस में गड़बड़ क्या है कि हम सरफेस पर बैठे वोल्केनो की डेप्थ का सही ज्ञान नहीं कर सकते कि एक्चुअली किस गहराई से ये मैग्मा आया है। तो एक तरीके से ये अनुमान ही है, गैस वर्क है, और इसमें जो अगर हम ये कहें कि नहीं एग्जैक्ट इतनी ही डेप्थ से आया है, ये कॉन्फिडेंटली नहीं कहा जा सकता। फिर भी वोल्केनो ने सॉलिड जो मामला ऊपर का क्रस्ट है उसके बारे में हमें सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन दी, और वो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन क्या है? अपर क्रस्ट इज मेड ऑफ कैल्सिक, दैट इज कॉल्ड सियाल, लोअर क्रस्ट इज मेड ऑफ द मैफिक, दैट इज कॉल्ड सीमा, एंड एस्थेनोस्फीयर इज कॉल्ड अल्ट्रामैफिक, इसे हम अल्ट्रामैफिक कहेंगे। ये हम लोगों ने 3 एविडेंस पढ़ लिए। ये कौन से हैं? डायरेक्ट एविडेंस हैं, इस पर ज्यादा यहां नहीं लिखना है, और ज्यादा एनालिसिस करेंगे तो फिर हमारे जीएस के मेंस के ऑप्शनल के लेवल पर चला जाएगा, तो हमें अपनी सीमाएं भी ध्यान रखनी है। नाउ कम टू द इनडायरेक्ट एविडेंसेस, अप्रत्यक्ष, और इसको बड़ी आसानी से किया जा सकता है। ये हमने आपको कल बताया था कि अनुमान लगाएंगे। इनडायरेक्ट एविडेंस में बात की जाए तो ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या करेगा? सारे मास को अपने सेंटर की ओर ले जाने की कोशिश करेगा। तो ग्रेविटी के कारण जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। यही इक्वेशंस हैं। तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से इंटर रिलेट हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सीस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगें। हम लोग जिसका आज स्टडी करेंगे वो यही करेंगे, सीस्मिक वेव्स। सीस्मिक वेव्स मींस वेव्स ऑफ अर्थक्वेक, इन्हीं को हम लोग कहते हैं वेव्स ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप की तरंगें। अर्थक्वेक वेव्स भी इन्हें कहा जाता है। ये अब अगर हम लोग देखें कि मान लो ये अर्थ सरफेस है यहां, और ये क्रस्ट है, क्रस्ट में कोई एंडोजेनस फोर्स ने काम किया, अंदर से कोई धक्का पड़ा। कैसे पड़ा वो आगे चैप्टर में अर्थक्वेक में बताएंगे। यहां इतना मान लेते हैं कि कोई फोर्स अंदर से आया, तो जो फोर्स अंदर से आएगा अंतर्जात बल कहते हैं। एंडोजेनस फोर्स ने यहां पर अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी बिलो द सरफेस, इस पॉइंट पर। इसी पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। फोकस वो पॉइंट है वेयर द सीस्मिक एनर्जी यानी भूकंपीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। एस्थेनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अपर मेंटल, देखा। तो फोकस कह दिया। अब फोकस से ये एनर्जी ऊपर आएगी सरफेस पर, और जब सरफेस पर ये पॉइंट बनेगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड, सरफेस को एपी कहते हैं। जैसे ये हमारी स्किन है तो ऊपर वाली स्किन को एपिडर्मिस और नीचे वाले को एंडोडर्मिस कहते हैं। एपी सेंटर कहेंगे। तो ये जो वेव्स है यहां से दौड़ी फोकस से, तो ये वेव्स अंदर की ओर भी दौड़ेंगे, बाहर की ओर भी दौड़ेंगे। तो इसी पॉइंट को हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट फोकस है, और यहां ये पॉइंट एपी सेंटर है। तो एपी सेंटर कहां होता है? हमेशा एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ये पृथ्वी का सरफेस होता है। फोकस कहां होगा? ऑलवेज बिलो द सरफेस। ये सरफेस के नीचे होगा, इसकी कोई भी गहराई हो सकती है, कम या ज्यादा। तो अब अगर इन सबको हम लोग देखें तो ये कहेंगे कि इस तरीके से ये अर्थ है, और अर्थ में यहां फोकस है इस जगह पर। अब यहां से ये जो वेव की एनर्जी है वो दौड़ करके टॉप सरफेस पर भी आ गई, और यहां अगर हम लोग ऐसे अर्थ के पार्ट बना लें तो ये जो एनर्जी यहां से दौड़ी फोकस से, वो सीधी ना चल के ये तिरछी तिरछी चलती। कुछ वेव्स तो केवल बाहर की ओर जाती हैं, और कुछ वेव्स मुड़ करके सेंटर ऑफ अर्थ की ओर भी आती हैं, और फिर सेंटर ऑफ अर्थ से बाहर निकल जाती है। तो ये कौन सी वेव्स हो गई? ये इन्हें हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं। कहां से जनरेट हुई प्राइमरी वेव्स? फोकस से। ये अर्थक्वेक पर डिटेल में बताएंगे। इन्हीं के साथ फोकस पर दूसरी वेव्स जनरेट होती हैं जिन्हें हम एस वेव कहते हैं, ग्रीन कलर से।
एस वेव्स जो हैं वो कोर में एंटर नहीं करती। ये हो गया। तो हमें दो वेव मिली यहां पर, कौन कौन, पी एंड एस वेव। ये अर्थ के अंदर जनरेट होती हैं तो इन्हें हम बॉडी वेव्स कहते हैं। बॉडी वेव्स दो हो गई, एक हो गई पी वेव और दूसरी हो गई एस वेव। अब जहां ये अर्थक्वेक का इंपैक्ट या वेव नहीं है तो इस जगह को हम लोग क्या कहेंगे, जहां अर्थक्वेक की वेव्स नहीं पहुंच रही हैं, दिस इज कॉल्ड अर्थक्वेक शैडो जोन। यहां पर ये वेव्स कितने डिग्री एंगल से कोर से चली गई बाहर, दिस इज द 105 डिग्री एंगल। और ये जो पी वेव्स हैं ये अप्रोक्सीमेटली 145 डिग्री एंगल। ये है कि हम लोग एक इमेजिनरी लाइन खींच लें, अगर यहां नॉर्थ पोल है तो यहां साउथ पोल, ये जगह फोकस कही जाती है। सारी वेव्स अपोजिट पॉइंट पर पहुंची, सॉरी पी वेव्स अपोजिट पॉइंट पर पहुंची तो इस अपोजिट पॉइंट को हम एंटीपोडल पॉइंट कहते हैं। बहुत सारा कंटेंट प्री का आ गया। पहला तो ये कि जितनी ये अर्थक्वेक वेव्स हैं वो अर्थ इंटीरियर में सीधी नहीं चलती। ये जानकारी हमें किसने दी, तो ये जानकारी हमें मिलती है जो डिवाइस है दैट इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ से हमें ये जानकारी मिली। कौन कौन सी जानकारी मिली, अर्थक्वेक वेव डू नॉट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन इनसाइड द अर्थ, दे गेट बेंड, वो मुड़ जाती है। और साइंस में वेव्स को मुड़ने को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन, जैसा कि कल आप में से कुछ लोगों ने बताया था। तो जो रिफ्रैक्शन ऑफ बॉडी वेव ये कहता है, बॉडी वेव का अंदर ही अंदर मुड़ना ये बताता है कि अर्थ क्रस्ट से लेकर सेंटर तक एक जैसे मैटर की नहीं है और एक जैसी स्टेज में नहीं है। क्लियर हुआ? क्या यहां लिख लेंगे पहला पॉइंट, रिफ्रैक्शन ऑफ, रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग, मुड़ना, ऑफ बॉडी वेव्स इनसाइड द अर्थ indicates that earth density and state of matter changes with increasing depth। इतनी बात लिखनी है। तो जो बकाया तरंगे हैं, जो बॉडी वेव्स हैं, वो काया तरंगे कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के काया के अंदर उत्पन्न हुई। तो पृथ्वी की काया तरंगों का रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन यानी मुड़ना, हिंदी में अपवर्तन कहते हैं। यह इंगित करता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग में घनत्व, डेंसिटी और पदार्थ की अवस्था गहराई के साथ बदलती है। क्योंकि हम लोग साइंस में पढ़े हैं कि अगर मीडियम की डेंसिटी चेंज हो जाए तो उसको पार करने वाली वेव या रेडिएशन के कोण में अंतर आ जाता है। रिफ्रैक्शन एंगल वगैरह साइंस का याद आ गया होगा। और जब ये अंतर बनाएंगे तो अंतर बनाने से क्या होगा कि वेव्स मुड़ जाती हैं, और वेव के मुड़ने से ये वेव यहां आई, यहां टकराई, इधर चली गई 105 डिग्री के एंगल्स पर, सीधी नहीं गई। क्योंकि जो कोर का जो आउटर पार्ट है, इनर कोर तो सॉलिड है लेकिन आउटर कोर लिक्विड है। तो लिक्विड होने के कारण ये घूम गई। तो हमें अपने आप पता लग गया कि आउटर कोर कैसी है, किस बेस पर, सीज्मोग्राफ के आधार पर। तो बेंडिंग ऑफ बॉडी वेव्स एट द एंगल ऑफ 105 डिग्री, 105 डिग्री के कोण पर बॉडी वेव्स का बाहर की ओर मुड़ना, ये इंडिकेट करता है कि आउटर कोर किस अवस्था में है, लिक्विड स्टेट में है। तो ये भी निष्कर्ष हम लोग लिख लेंगे। क्या निष्कर्ष लिखेंगे, द बेंडिंग ऑफ बॉडी वेव्स, बॉडी वेव्स मींस पी एंड एस, दोनों 105 डिग्री पर मुड़ते हैं, पी वेव्स एंड एस वेव्स आर बॉडी वेव्स एट द आउटर लिमिट ऑफ कोर, कोर की जो आउटर लिमिट है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, आउटर लिमिट ऑफ कोर मींस गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, यही तो कोर और मेंटल को अलग करती है। इंडिकेट दैट आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट। ये अब आप लोगों ने लिख लिया। ये प्री के और मेंस के लिए, आपके दोनों के लिए काम आने वाले एक निष्कर्ष है, कंक्लूजन है। तो हमें ज्यादा बेहतर जानकारी किससे मिली, वो सीज्मोग्राफ ने अर्थ इंटीरियर के बारे में दी। क्योंकि सीज्मोग्राफ कौन सी वेव्स को बता देता है,
बॉडी वेव्स को भी और सरफेस वेव्स मतलब एल वेव्स जो अर्थ की सरफेस पर चलते हैं उन्हें हम लोग अर्थक्वेक चैप्टर में लेंगे। तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ कि अगर 105 डिग्री पर ये मुड़ रहे हैं, मोर देन 90 डिग्री से मुड़ जाते हैं, तो आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट। क्लियर? तो अब यहां पर हम लोगों ने ये पॉइंट्स प्री के लिए सभी लिख लिए और जितने एविडेंस थे अर्थ के बारे में जानने के लिए वो भी हमने कर लिए। अब बात आती है कि ज्योग्राफी में हमने क्यों पढ़ा इंटीरियर ऑफ अर्थ, ये तो जियोलॉजी वालों का काम है, इसका अपना रीजन क्या है। तो अब हम लोग जरा डिटेल में बात करते हैं। एक और निष्कर्ष निकलता है कि पी वेव की स्पीड लगातार नहीं बढ़ती, क्रस्ट के नीचे यानी अपर मेंटल में जो पी वेव होती है वो कमजोर पड़ जाती है, जिसे हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। अब हम लोग जरा क्रस्ट को देखते हैं, तो किसको लिखना होगा सिग्निफिकेंटली, जिसका हमें स्टडी करना है वो है क्रस्ट। अब क्रस्ट से जुड़ी हुई चीजें हमें पढ़नी है। तो क्रस्ट क्या है आपको हम बता चुके हैं। क्रस्ट इज आउटर सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ। क्रस्ट जो है वो अर्थ की सॉलिड लेयर है, आउटर लेयर है, आउटर भी और सॉलिड भी है। क्रस्ट के बारे में हमने कहा था कि कहीं पर क्रस्ट काफी मोटी है और कहीं पर क्रस्ट काफी पतली है, और जहां पर क्रस्ट पतली है वो लोअर क्रस्ट है, और जो क्रस्ट का हिस्सा मोटा है इधर कम डेंसिटी वाला है ये अपर क्रस्ट है। ये सारी बातें हम लोग कल कर चुके हैं। और इसके ठीक नीचे हमें क्या मिलेगा, अपर मेंटल। इतना सबको पता है। अपर मेंटल के बाद हमें क्या मिलेगा, लोअर मेंटल। अब मान लो कोई पी वेव यहां से चली, कुछ तो पी वेव ऊपर चली गई और कुछ पी वेव अंदर आई। तो पी वेव की जो स्पीड है क्या है, स्पीड ऑफ पी वेव increases into lower crust then the upper crust। अपर क्रस्ट में जो भी स्पीड रही होगी पी की उससे ज्यादा हो जाएगी लोअर क्रस्ट में। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट द स्पीड ऑफ पी वेव reduces into अपर मेंटल, यानी मोहो डिस्कंटिन्यूटी के नीचे पी वेव की जो चाल होती है वो घट जाती है। दैट्स व्हाई अपर मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। इसलिए अपर मेंटल को एस्थेनोस्फीयर कह देते हैं। ये चीज याद रखनी थी, हमने आपसे कहा था कि इसको हम समय आने पर आपको बता देंगे। तो पी वेव की स्पीड क्यों घट गई, तो लोगों ने कहा कि जो पी वेव है इट इज सिमिलर टू साउंड वेव इन द नेचर, स्वभाव में। तो पी वेव का जो अपना स्वभाव है वो किसके जैसा है, वो साउंड जैसा है। ये पॉइंट याद रखना है। पी वेव का जो नेचर है वो साउंड वेव जैसा है। अब आप लोग बताएंगे कि साउंड वेव कहां ज्यादा फास्ट चलती है, ज्यादा डेंस मैटर में या कम डेंस मैटर में। ये सीज्मोग्राफ कैसा होता है, जैसे ईसीजी होता है, शुभम डॉक्टर के यहाँ गए होंगे, हार्ट को चेक करते हैं तो उसमें वेव्स का प्रिंट आता है, और उस प्रिंट को देख करके वो जो विशेषज्ञ होते हैं सीज्मोग्राफ को वो बताएंगे कितना डिग्री एंगल है। हम लोग उसे नहीं समझ पाते, हम लोग उसका एक सिंपल डायग्राम बनाते। क्लियर? तो ज्यादा डेंस कौन है, लोअर क्रस्ट। तो लोअर क्रस्ट में पी की स्पीड भी ज्यादा है, तो लोअर मेंटल तो और ज्यादा डेंस है, 3.0 टू 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो लोअर सॉरी अपर मेंटल, तो अपर मेंटल की जो डेंसिटी होगी वो और ज्यादा होगी। यहां डेंसिटी कितनी, 2.7, लोअर क्रस्ट में डेंसिटी कितनी, हमने कह दिया बहुत बढ़ गई तो 2.9, अपर मेंटल में डेंसिटी तो और ज्यादा हो गई। तो अपर मेंटल में स्पीड और ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन और ज्यादा होने के बजाय यहां तो स्पीड घट गई, रिड्यूसेस, घट गई स्पीड। तो क्यों घट गई, इसका सीधा अर्थ है अपर मेंटल इज नॉट सॉलिड। द वीकनेस ऑफ, थ्रू सीज्मोग्राफ ये सब कयास लगाए जा रहे हैं, इसलिए सीज्मिक वेव्स इनडायरेक्ट एविडेंस है, डायरेक्ट नहीं है। तो क्या बताया, अपर मेंटल इज नॉट सॉलिड, अपर मेंटल ठोस नहीं है। इट मींस उतना कमजोर नहीं है, तो पी वेव बिकम वीक इन द अपर मेंटल। दैट्स व्हाई द अपर मेंटल इज कॉल्ड द जोन ऑफ वीकनेस। अपर मेंटल को क्या कहेंगे, द जोन ऑफ वीकनेस। यहां पी वेव दुर्बल हो गई तो हिंदी में बहुत बढ़िया शब्द है दुर्बलता मंडल। अपर मेंटल इज अ जोन ऑफ
एरिया है किसका, दुर्बलता का, वीकनेस का। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनो मींस होता है वीक, एस्थेनो मींस वीक, कमजोर, दुर्बल। तो कौन सी वेव अपर मेंटल में दुर्बल हो गई, दिस इज द पी वेव। दैट्स व्हाई अपर मेंटल इज कॉल्ड द जोन ऑफ वीकनेस। पी वेव कैन ट्रेवल इन द बोथ सॉलिड लिक्विड, वो चल सकती है, सिर्फ क्या चाहिए, मीडियम का सपोर्ट। पी वेव कहां नहीं चल सकती, वैक्यूम में, जैसे साउंड नहीं चल सकती, क्लियर हुआ। लेकिन एस वेव लिक्विड में नहीं चलती, इसीलिए अर्थक्वेक शैडो जोन जो होता है वो एस वेव का बड़ा होता है बजाय किसके, पी वेव के। हम लोगों ने अभी देखा किसका शैडो जोन बड़ा था, बैक कर लें स्लाइड को, ये। तो पी वेव का जो शैडो जोन है वो ये सभी है, ये पी वेव का शैडो जोन है, सॉरी एस वेव का, ये एस वेव का शैडो जोन हो गया यहां से यहां तक। लेकिन पी वेव का शैडो जोन इतना नहीं है, पी वेव यहां से होकर के ये आ गई, तो पी वेव यहां 145 पर फिर निकली, तो ये दोनों ओर एंगल कम हो गए, तो इतना एरिया पी वेव का कम हो गया शैडो जोन में, किससे, एस वेव। शैडो जोन किसके बड़े हैं, तो शैडो जोन एस वेव का बड़ा है, क्योंकि वो कोर में एंटर नहीं करती। शैडो जोन ऑफ एस वेव इज लार्जर देन द पी वेव, यहां हम लोग लिख सकते हैं। शैडो जोन ऑफ एस वेव is larger than the shadow zone of P wave। एस तरंगों का शैडो जोन पी तरंगों के शैडो जोन से बड़ा होता है, क्योंकि एस वेव कैन नॉट ट्रेवल इनटू लिक्विड, सो दे कैन नॉट एंटर इनटू द कोर। बस इतनी बातें बतानी थी हम लोगों ने, ये सारी बातें अब इंटर रिलेट कर ली। एंटीपोडल पॉइंट क्या हो गया, मान लो ये यहाँ नॉर्थ पोल है तो यहाँ ये साउथ पोल हो गया। हमने कहा यहाँ 30 डिग्री नॉर्थ है तो यहाँ 30 डिग्री साउथ होगा। जस्ट अपोजिट पॉइंट को हम एंटी कहते हैं और पोजीशन को पोडल कहते हैं। तो जस्ट अपोजिट पोजीशन को क्या बोलेंगे, एंटीपोडल पॉइंट। एंटी को हिंदी में कहते हैं एकदम जस्ट उल्टा, प्रतिध्रुवस्थ बिंदु। तो हिंदी भी टेक्निकल भाषा में होती है। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या हमने बताया, व्हाट इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, तो ओरिजिन पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक इज फोकस। अर्थ के सरफेस पर किस जगह से अर्थक्वेक वेव फैलती है, दिस इज कॉल्ड एपिसेंटर। तो एपिसेंटर को हिंदी में सतह को अधि कहा जाता है, अधिकेंद्र। और जहां भूगर्भ से ये एनर्जी आई उसे कहते हैं मूल केंद्र। तो अगर हिंदी में लिखा होगा तो ये शब्द लिखे होंगे अधिकेंद्र और मूल केंद्र। तो ओरिजिन पॉइंट ऑफ ये है और सरफेस पर जहां फैलता है वो ये हो गया, क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसे पढ़ना था, क्रस्ट को पढ़ना था। और जरा क्रस्ट पर पहुंचते हैं इस स्लाइड पर। तो क्रस्ट में हमने दो चीजें देखी और क्रस्ट के नीचे क्या मिला, एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अपर मेंटल, क्लियर। अपर क्रस्ट किसकी बनी होगी, सियाल की, लोअर क्रस्ट सीमा की, और ये यानी कि पेल्सिक, मैफिक, अल्ट्रामैफिक। तो ये किसका बना हुआ है, अल्ट्रामैफिक का। इसी में अगर आपके सब लिखे रहेंगे तो ये नोट्स आप तक पहुंचते हैं आसानी से। आप प्री को अपनी इसी नोट शीट से फटाफट क्या करते जाएंगे, हाँ। तो फोकस को हाइपोसेंटर भी कह सकते हैं, वेरी गुड। हाइपो मींस होता है नीचे, तो वी कैन ऑल्सो यूज द टर्म हाइपोसेंटर फॉर फोकस। हाइपो मींस होता है ऑलवेज बिलो, और जो नीचे है वो क्या है, फोकस है, और जो सरफेस पर है वो एपी। तो हाइपो मींस बिलो, तो हाइपोसेंटर मींस, हाइपोसेंटर का मतलब क्या हो गया, फोकस, क्लियर। और कुछ समझना था। अब हम लोग क्या बताएं कि क्रस्ट किसका बना हुआ है, कहीं कहीं डबल लेयर है और कहीं कहीं सिंगल लेयर है। तो यहां बहुत पतली लेयर है। अब जरा समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये हो गई लोअर क्रस्ट, और लोअर क्रस्ट पर क्या क्या बैठा है, कहीं कहीं अपर क्रस्ट। हर जगह नहीं है, क्योंकि हर जगह कॉन्टिनेंट नहीं है। कॉन्टिनेंट केवल 1/3 एरिया पर ही है, क्लियर। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में ये कौन सी डेंसिटी होगी, यहां सॉरी डिस्कंटिन्यूटी होगी। इस डिस्कंटिन्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच कोनार्ड। कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी हर जगह नहीं होती। ओशनिक बॉटम पर कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वहां अपर क्रस्ट नहीं होती। अब जहां जहां अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट दोनों होंगे वहीं पर हमें ये मिलेगी कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी, वहीं मिलेगी। तो कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी हमें सिर्फ वहां वहां मिलेगी जहां कॉन्टिनेंट है। ये सिर्फ कॉन्टिनेंट के नीचे ही पाई जाती है। इट इज फाउंड ऑलवेज बिलो द कॉन्टिनेंट। अब आपके सामने ये तस्वीर बन गई, और इसी तस्वीर पर अब हम पानी भर दें तो आपको खूब लंबे चौड़े ओशन नजर आ जाएंगे। ओशन हम लोगों ने कहा था कि अर्थ का 2/3 एरिया घेरे हुए हैं। अब ये क्रस्ट देखी हम लोगों ने, अंदर इसके चले जाएं तो हम लोग क्या कहेंगे, यहां कोर होगा। गुड। अब नीचे यहां क्या है, ये गर्मा गर्म क्षेत्र है जिसे हमने अपर मेंटल कह दिया। ये अपर मेंटल और ये है लोअर मेंटल। गर्मा गर्म क्षेत्र से क्या उठेंगे, फोर्स,
और अब ये फोर्स क्या करेंगे, जहां जहां पर क्रस्ट पतली होगी वहां से क्रस्ट को तोड़ देंगे। ये एरो क्या शो कर रहे हैं, अंदर से आने वाले फोर्स, एंडोजिनस फोर्स। एंडोजिनस फोर्स क्या करेंगे, क्रस्ट को जगह जगह पर तोड़ देंगे। तो क्या लिखना पड़ेगा, क्रस्ट इज थिक एंड थिन बोथ। क्रस्ट मोटी भी है और पतली भी है। थिन एरियाज आर ब्रोकन बाय द एंडोजिनस फोर्स। थिन पॉइंट्स हैव बीन ब्रोकन बाय एंडोजिनस फोर्स। और पतले बिंदु जहां पर थे उसे अंतर्जात बलों ने तोड़ दिया। और जब अंतर्जात बलों ने तोड़ दिया तो क्या बना, तो क्रस्ट में प्लेटें बन गई। हमने कहा ये इसने यहां से यहां तक को ऐसे तोड़ दिया तो ये एक प्लेट बन गई। इधर ये इसने इसको तोड़ दिया यहां तक तो ये यहां से लेकर यहां तक एक प्लेट बन गई। अब प्लेट क्या होते हैं, प्लेट वास्तव में क्रस्ट के टुकड़े हैं जो बीच में मोटे और किनारे पर पतले होते हैं। इस शब्द की हम बात करेंगे, प्लेट। तो प्लेट्स क्या है, प्लेट्स आर हॉरिजेंटल स्लैब्स ऑफ द क्रस्ट। ये है तो क्रस्ट के जो हॉरिजेंटल स्लैब्स हैं, जो क्षैतिज पट्टिकाएं हैं, वही प्लेट हैं। तो अब किसी ने कहा कि प्लेट को जरा समझाइए, तो हमने कहा ये ऐसे है। अब ये बीच से यहां एंडोजेनस फोर्स ने इसको तोड़ दिया, यहां भी तोड़ दिया, यहां भी तोड़ दिया। अब इन सबके जो ऊपर रखा है, यहां अपर क्रस्ट रखा है, ये हो गया। यहां भी हमने कह दिया अपर क्रस्ट रखा है। तो ये एक हॉरिजेंटल स्लैब है, ये एक हॉरिजेंटल येलो कलर की स्लैब है, और ये भी हॉरिजेंटल स्लैब है। तो ये है तो पूरी क्रस्ट, लेकिन अब हमें यहां कई प्लेटें दिख रही हैं। तो इसे हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट, क्योंकि यहां अपर क्रस्ट है। तो इसे हम कहेंगे ओशनिक प्लेट, क्योंकि यहां अपर क्रस्ट नहीं है। इसे हम फिर कहेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट, क्योंकि अपर क्रस्ट है। और इसे हम कहेंगे ओशनिक प्लेट, क्योंकि अपर क्रस्ट नहीं है। और जब अपर क्रस्ट नहीं है तो यहां क्या भरे होंगे, वाटर यानी ओशन। तो निष्कर्ष क्या निकला, कि निष्कर्ष ये निकला कि क्रस्ट जो है वो इंटैक्ट नहीं है, ये डायनामिक टुकड़ों में टूटी हुई है। और ये डायनामिक टुकड़े ही क्रस्ट के क्या है, प्लेट्स हैं। तो प्लेट क्या हो गए, व्हाट आर द प्लेट्स, प्लेट्स आर डायनामिक फ्रेगमेंट्स ऑफ द क्रस्ट। इतना हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ से पढ़ना था। इस पर बैठे होते हैं ये प्लेट्स। तो प्लेट्स आर लाइंग ओवर द एस्थेनोस्फीयर, विच आर लाइंग ओवर, किस पे लेटे हुए हैं प्लेट, बैठे हैं एस्थेनोस्फीयर। समझ में आ गया। हमने बताया था क्यों मैफिक नीचे है, मैफिक डेंस है, और ऊपर वाला फाइल से हल्का बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। सारी बातें आपको बता चुके हैं। तो प्लेट्स आर द डायनामिक। अब क्या नजारा है ये जरा समझना है। ये सबने देख लिया, समझ में आ गया होगा। ये है स्थिति, ये एक प्लेट है, यहां बीच में मोटी है, मतलब यहां अपर क्रस्ट होगी, नीचे लोअर क्रस्ट। यहां हमने कह दिया ये दूसरी कोई प्लेट है, ये भी यहां बीच में मोटी हो गई, यानी यहां अपर क्रस्ट होगा। अब जहां अपर क्रस्ट नहीं है तो ये सब पतले होंगे। अगर ये पतले हैं तो इन पर ओशन होगा। तो ये यहां से अलग है, ये यहां से अलग है, इसने तोड़ रखा होगा। तो अब जरा हम लोग देखें तो नीचे से क्या आ रहा होगा, मैग्मा। और यही मैग्मा इसी दरार से निकल करके ऊपर आके ठंडा और ठोस हो जाएगा, और ओशन में क्या बनाएगा, रिज बना देगा। अब ये मैग्मा ये चला गया, और अपने साथ बहता हुआ ये मैग्मा तैरती हुई प्लेट को भी इधर ले जाएगा। और फिर ये मैग्मा इधर लौट आया, यही हाल इधर भी होगा। ये देखो, तो किस जगह से ये गर्मा गर्म मैग्मा आ रहा है, तो तय है वो जगह भी गर्म होगी। इसी को हम हॉट स्पॉट कहते हैं। तो ये जो मैग्मा गोल गोल घूम रहा है, तो गोल गोल घूमते हुए मैग्मा को किस नाम से हम लोग जानते हैं, मैग्मा का ये संवहन है, दिस इज द कन्वेक्शन ऑफ मैग्मा। ये कन्वेक्शन साइकिल है। कन्वेक्शन साइकिल ऑफ मैग्मा, जो लिखना चाहें कन्वेक्शन ऑफ मैग्मा या कन्वेक्शन साइकिल ऑफ मैग्मा।
ये है। अगर यही बाहर झांकने लगे, रिज इतना ऊंचा हो जाए कि बाहर झांक रहा है, तो आइलैंड बन जाएगा। तो आमिर आइलैंड कब होगा? जब ये रिज काफी बड़ा हो जाए, लगातार यहां से मैग्मा आता रहे और ये ऊपर उठता रहे, उठता उठता ऊपर पहुंच गया, तब क्या बन जाएगा? आइलैंड। आइलैंड और भी कई तरीके से बनते हैं। आइलैंड 3 तरीके से बनते हैं। आइलैंड चैप्टर हम ओशनोग्राफी में बताएंगे। इतना समझ में आ रहा है सबको? ये सब क्या है? कॉन्टिनेंट है। तो कॉन्टिनेंट क्या है? यहां पर प्लेट के ऊपर कौन बैठा है? सियाल। तो ये सब है क्या? ये रिजिड स्लैब जैसी जो रखी है, दिस इज द प्लेट। ये भी क्या है? प्लेट। और जहां जहां प्लेट पर सियाल है, वही क्या है? कॉन्टिनेंट है। इसको हम आपको कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और जहां सियाल नहीं है, सियाल इज एब्सेंट, दैट इज ओशनिक बॉटम। अब आपको ये इतने स्पष्ट डायग्राम जल्दी से हर जगह नहीं मिलते, इसलिए ये डायग्राम हम खुद बना देते हैं। हाँ, अब भारी प्लेट कौन सी होगी बताइए? आमिर ने पूछा है। एक स्लैब ऐसी है जो किसी भारी मैटर से बनी है। मान लो वो किसकी बनी हुई है? टीक वुड की बनी हुई है, टीक की। और एक ऐसी प्लेट है जो किसकी बनी हुई है? वो मैंगो के वुड की बनी हुई है। अब बताओ, और टीक दोनों की बनी हुई, मिक्स है। तो जब हम किसी में मिक्सिंग कर देंगे, दो चीजें एक साथ रख लेंगे, तो एवरेज डेंसिटी डाउन हो जाती है। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट ऑलवेज लेस डेंस देन द ओशनिक प्लेट। अभी बताएंगे प्लेट पर। तो जो भी कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है वो हमेशा कैसी होगी? रिलेटिवली हल्की, और ओशनिक प्लेट रिलेटिवली भारी होती है। तो ओशनिक प्लेट इज रिलेटिवली डेंसर, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम होता है और मास ज्यादा होता है। तो ये इतना कंसेप्ट समझ में आ गया। तो प्लेट्स आर व्हाट? प्लेट्स आर इन डायनामिक स्टेट। प्लेटों को कौन चलाता रहता है? दीज आर द कन्वेक्शन ऑफ द मैग्मा। लिख लो, प्लेट्स आर इन डायनामिक स्टेट because of magma convection running into mantle। तो मेंटल में मैग्मा की संवहन धाराओं के कारण प्लेटें गतिशील हैं। अन्य भी कई कारक बताए जाते हैं, लेकिन हम लोग जीएस में किसे टिक करेंगे? कन्वेक्शन साइकिल ऑफ मैग्मा। इससे प्लेटें चलती हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट गोज डाउन ओसी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखा, सब उल्टा सीधा है। अभी हम आगे आपको बताएंगे। प्लेट टेक्टोनिक पर हमेशा ओशनिक क्रस्ट नीचे जाएगी और उसके ऊपर जो मार्जिन होगा वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का होगा। वेट करिए, अभी हम आते हैं। इतना समझ में आ गया? अब हम लोग जरा प्री के भी कुछ क्वेश्चंस देख लें। कभी कभार ये सारी बातें हमारी रखी रह जाती हैं और हमारे पास प्री के केवल फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। कंपोजिशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट किसका बना है? तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अमाउंट किसकी है? ऑक्सीजन की। क्योंकि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन है? सिलिका। और सिलिका का जो फार्मूला होता है वो है SiO2। इसके बाद क्रस्ट में और कौन है? एल्यूमिना। इसका बहुत बहुमत है और एल्यूमिना को कहते हैं Al2O3। अब मान लो दो बड़े कंपोनेंट हो गए क्रस्ट के, एक तो सिलिका और दूसरा एल्यूमिना। तो सिलिकन के साथ 2 ऑक्सीजन और एल्यूमिना के साथ 3 ऑक्सीजन। कौन सा एलिमेंट ज्यादा दिख रहा है? केमिस्ट्री से ही स्पष्ट हो गया कि सिलिका के साथ 2 ऑक्सीजन, एल्यूमिना के साथ 3 ऑक्सीजन। सारे एलिमेंट अगर हम काउंट कर लें तो सिलिकन हो गया 1, ऑक्सीजन 2 3, 5 8। तो आउट ऑफ 8 में से ऑक्सीजन के एलिमेंट कितने हैं? 5। तो फिर बहुमत भी किसका होगा? ऑक्सीजन का बहुमत सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो किसका नंबर आता है? सिलिकन का। उसके बाद किसका नंबर आता है? एल्यूमिनियम का। फिर लगभग 5% क्या है? आयरन। बाकी अन्य है। अगर हम लोग ये 1 2 3 4 तक भी ध्यान रखें, ये पूरे अर्थ की बात नहीं है, ये केवल क्रस्ट की बात है। इसे ध्यान रखना, अर्थ क्रस्ट ओनली, नॉट द एंटायर अर्थ। और एंटायर अर्थ वाला हमने आपको बताया ही था। स्पष्ट हो गया? तो इस तरीके से कंपोजिशन वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग जरा वर्ल्ड मैप पर चलते हैं। कहां पर? वर्ल्ड मैप पर चलते हैं। आप लोग सभी अपने अपने एटलस पर पहुंच जाएंगे। हमारी एटलस ये बन गई। इस कॉन्टिनेंट को अगर आप लोग पहचान रहे हैं तो नाम बताएं। चलिए, हम ही बता दे रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका। अंकल नेम। अब हम लोग यहां आ जाएं तो ये साउथ अमेरिका। आप लोगों को ये बनाना नहीं सीखना है, तभी आपके पास बने बनाए पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपको साहब बनना है, टीचर नहीं। कि यहां हम लोग यूरोप बना लेंगे। ये ब्रिटिश आइलैंड्स हैं, जहां के लोगों ने हमारे कंट्री पर काफी लंबे समय तक रूल किया था। छोटे से आइलैंड पर रहते थे। ये एलिस मियर है, लेब्राडोर और ये सभी हैं, क्वीन एलिजाबेथ वगैरह।
यहाँ ये कैरिबियन आइलैंड, ये मेडागास्कर है, ये मकरान कोस्ट है, और ये यहाँ इंडियन पेनिनसुला है। मकरान कोस्ट से यहाँ इसे गल्फ ऑफ पर्सिया, या हमारा पड़ोसी श्रीलंका, यहाँ आ जाए यूरोप, यूरोप के बाद अब ये एशिया शुरू हो जाएगा, जिसे हम साइबेरिया के नाम से जानते हैं। ये यहाँ कम चटका है, ये कोरियन पेनिनसुला है, देन चाइनीज। वही हिस्सा यहाँ हमें फिर दिखाई देगा, यही नॉर्थ अमेरिका का अलास्का पार्ट है। यहाँ पर आ जाए तो ये सुमात्रा है, और ये बोर्नियो है, ये जावा है, और आइलैंड्स हैं। तो यहाँ ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, दिस इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया। दिस वन इज द न्यूजीलैंड। और जो बचा हमारा सबसे साउथ में पड़ा हुआ एंटार्कटिका। इन सबको हम लोग अगर ऐसे घेर दें तो लगभग वर्ल्ड मैप तैयार हो गया। इससे काम चल सकता है, राइट? तो हम लोग ये सब चीजें बनाते रहते हैं। तो ये हमारा वर्ल्ड मैप बन गया। ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, अंकल सैम। ये है एफ्रो यानी अफ्रीका। दिस वन इज द यूरोप। यहां जाए तो आपको यूराल माउंटेन दिखाई देता है, और ये यहाँ कैस्पियन सी, और ये कॉकेसस। यानी एक तरीके से बांट दें तो दिस इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन यूरोप एंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड एशिया, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया। अब सभी लोगों ने इन सबको देख लिया होगा। अब हम लोग ओशन के नाम लिख देते हैं। ये लार्जेस्ट ओशन है पैसिफिक, ये उसका आधा भाग यहां बना हुआ है, और ये एस शेप में पड़ा हुआ ओशन है, ये हम लोग अटलांटिक कहते हैं। और ये इंडियन ओशन हो गया। फिर इधर आ गए तो ये वही पैसिफिक का बचा हुआ हिस्सा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ पैसिफिक। यहां चले गए तो दिस वन इज द आर्कटिक। नाउ वी कॉल इट एज द सदर्न ओशन। अब दुनिया भर में सीज्मोग्राफ लगा लगा करके क्या ढूंढ लिया गया कि कहां कहां पर क्रस्ट टूटी है, अर्थात कहां कहां पर प्लेट मार्जिन हैं। तो अब हम लोग प्लेट मार्जिन की जरा बात करते हैं। तो प्लेट मार्जिन ये देखे गए, ये इधर एक प्लेट मार्जिन ये दिखा, ये प्लेट मार्जिन दिखे, और ये प्लेट मार्जिन जो वहां से आ रहा था यही कंटिन्यू करता हुआ ऐसे चलता है। तो येलो कलर से हमें प्लेट बाउंड्री दिख रही है। अब प्लेट्स हम लोगों के सामने स्पष्ट हो गई, जो भी मेजर प्लेट्स हैं वर्ल्ड की। यहां आप लोगों ने जापान वगैरह का नाम सुना होगा, ये है, ये रशिया का सखालिन है, ये रूस का क्यूराइल है, ये जापान का होक्काइडो, दिस इज द होन्शु, दिस इज द क्यूशु, दिस इज द शिकोकू, ये ताइवान, ये ryukyu, ये यहाँ फिलीपींस है, और ये सब दुनिया भर के मोर देन 11,000 इंडोनेशियन आर्किपेलागो के आइलैंड है। तो इस तरीके से ये वर्ल्ड मैप अब हम लोग नाम रख लें तो इसका नाम क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक ये जो प्लेट फैली हुई है इसी को हम कहते हैं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। यानी अटलांटिक में क्या है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का पतला किनारा, इधर से यहां तक जो फैला हुआ है दिस इज द साउथ अमेरिकन प्लेट। अब यानी कि प्लेट यहां खत्म हो गई, प्लेट यहां पर है, येलो टू येलो बाउंड्री है प्लेट। यहां जाएंगे तो इस येलो से लेकर इस येलो तक क्या है, अफ्रीकन प्लेट। यहां चले जाएं, इस येलो से लेकर इस येलो तक पूरी एक प्लेट है, दिस इज कॉल्ड यूरेशियन प्लेट। यहां से शुरू हुई यूरेशियन प्लेट, यहां तक चली आई, ये सब यूरेशियन प्लेट है। अब सबसे बड़ी प्लेट यहां पैसिफिक की इधर से चली और ये यहां तक आ गई, दिस इज कॉल्ड पैसिफिक प्लेट। यहां आ जाए तो ये सदर्न ओशन और एंटार्कटिका है, तो इट्स नेम इज एंटार्कटिका प्लेट। तो प्लेट के पतले मार्जिन पर क्या बैठे हैं, बहुत सारे ओशन। एक ओशन के पास अपनी खुद की प्लेट है, दैट इज द पैसिफिक। हाउ मेनी प्लेट्स आर मेजर प्लेट्स, हाउ मेनी मेजर प्लेट्स इनटू द क्रस्ट। क्रस्ट में जो बड़ी प्लेटें हैं वो कौन कौन सी हो गई, नंबर 1 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 2 साउथ अमेरिका, नंबर 3 अफ्रीकन प्लेट, नंबर 4 यूरेशियन प्लेट, नंबर 5 इसका नाम हो जाएगा मेडागास्कर, इंडो, ये इंडिया आ गया, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इतनी बड़ी प्लेट है। तो कितने नंबर लिख दिया हम लोगों ने, 4 यूरेशियन, तो 5 इंडो ऑस्ट्रेलियन, 6 पैसिफिक, 7 हो गई एंटार्कटिका प्लेट। ये बड़ी प्लेटें हैं, लेकिन एंडोजिनस अंदर से बल आते रहते हैं, इन्होंने इनके अंदर तोड़ करके छोटी प्लेटें भी बना रखी हैं, जैसे कैरिबियन प्लेट, कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, ये यहाँ फिलीपींस प्लेट, यहां टूट गई तो दिस इज द अरेबियन प्लेट। तो प्लेट के टुकड़े भी हैं बड़ी प्लेटों के, उतना हमें नहीं पढ़ना है, बस मैप से लोकेशन याद रख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाउ मेनी मेजर प्लेट्स इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जो बड़ी प्लेटें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो अब हम लोग यहाँ इनके नाम लिख सकते हैं अपनी एक जगह पर, मेजर प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड।
कौन है सबसे बड़ी? पैसिफिक प्लेट। और इस पूरी पैसिफिक प्लेट पर क्या नहीं है? अपर क्रस्ट नहीं है, इसीलिए इसे हम कहेंगे ओशनिक प्लेट। ये ओशनिक प्लेट है। दूसरा नाम दिया जो बड़ी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। अब इस पर यूरोप और एशिया की बहुत सारी भूमियां हैं, लैंड है यानी कॉन्टिनेंट है, तो दिस इज द कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो ज्यादातर इसके हिस्से पर कॉन्टिनेंट है। देन थर्ड अगर हम लोग अब बात करें तो कहां पहुंचेंगे? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो कहीं कहीं इस पर कॉन्टिनेंट है तो कहीं ओशन भी है, इसलिए इसके अलग अलग मार्जिन होंगे, कहीं कॉन्टिनेंटल किनारा होगा इसका, कहीं ओशनिक किनारा होगा। देन नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इसमें भी कॉन्टिनेंट है और किनारे पर ओशन है, इसलिए इन्हें बहुत स्पष्ट नहीं लिखेंगे, मार्जिन बताए जाएंगे। साउथ अमेरिकन प्लेट, इसकी भी यही स्थिति है। ओके। अफ्रीकन प्लेट, इसके भी किनारों पर ओशन है, बीच में लैंड है। देन एंटार्कटिका प्लेट, ये है बड़ी प्लेटें यानी मेजर प्लेट्स। मेजर प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब मेजर प्लेट में से ही कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं, तो मेजर प्लेट्स वर्ल्ड की कितनी हो गई? 7। बट देयर आर सम माइनर प्लेट्स, माइनर मतलब जो साइज में छोटी हैं, तो ये बड़े प्लेट के ही टुकड़े हैं। तो माइनर प्लेट्स में हम लोगों ने देखा था कैरिबियन प्लेट, जहां कैरिबियन आइलैंड है, ये हो गया। दूसरा हम लोगों ने देखा कोकोस प्लेट, जहां कोकोस आइलैंड है पैसिफिक के। नाजका प्लेट, ये भी पैसिफिक का ही टुकड़ा है, बहुत छोटा सा टुकड़ा पैसिफिक में। फिलिपाइन प्लेट। तो करीब हमें कितनी माइनर प्लेट्स पता है? तो देयर आर अबाउट 22 माइनर प्लेट्स। लेकिन प्लेटों का जो नंबर है वो कैसा है? परिवर्तनशील है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये नंबर 7 का हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि जितना एक्सप्लोरेशन होता है तो पता लगता है कि यहां भी एक प्लेट बाउंड्री है, तो स्टिल इट इज अंडर द एक्सप्लोरेशन द बाउंड्रीज ऑफ द माइनर प्लेट। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्लेट को बांट लिया। प्लेट के चलने का कारण भी मेजर फैक्टर क्या है? तो मेजर फैक्टर ऑफ द प्लेट मूवमेंट, दिस इज द कन्वेक्शन ऑफ मैग्मा। अब हम लोग जो प्रीलिम्स में हमारे वर्ल्ड फिजिकल के जो क्वेश्चंस आते हैं और इंडिया तक के आते हैं, इनको आसानी से समझ सकते हैं। आमिर बाबू आसानी से आराम से पढ़िए, सारी सुविधाएं आप ही के लिए, आपको बनाना नहीं सीखना है, डोंट वरी अबाउट। तो हम लोग जब इसको बनाते हैं तो चाहे तो लापरवाही से इसे टेढ़ा मेढ़ा खींच दें, सभी लोग इसे बना सकते हैं, लेकिन अगर ये रहे कि क्लैरिटी रहे देखने में, तो थोड़ी सी सावधानी करेंगे तो सब लोग बना सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। चलिए अब बात आती है प्लेट मोशन की, चलिए देखते हैं। तो जो प्लेटों की गतियां क्या क्या हो सकती हैं, अब हम लोग थोड़ा ज्योमेट्री की मदद ले लें। प्लेटें तो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, हम लोग मान लेते हैं ये एक बढ़िया सी प्लेट है, तो इसके बगल में एक और बढ़िया सी प्लेट है, इसके भी बगल में एक और बढ़िया सी प्लेट है, इन सबके भी अगल बगल में प्लेट्स हैं, क्योंकि पूरी जो क्रस्ट है वो प्लेट बाउंड्रीज के द्वारा प्लेट्स में बटी हुई, ये हमने मान लिया। इस तरीके से ये इधर मान लो कोई माइनर प्लेट है, छोटी प्लेट, इस तरीके से हमने प्लेट रख ली। मान लो इस प्लेट में मैग्मा के कारण मूवमेंट हो गया, तो दिस प्लेट इज मूविंग इन अ डायरेक्शन, सपोज इट इज गोइंग टू द वेस्ट पार्ट। तो अब ये इस प्लेट से आके लड़ जाएगी, तो यहां जो रिजल्टेंट होगा वो आपसी टक्कर का होगा, इसी को हम लोग कन्वर्जिंग मोशन कहेंगे। और जब ये प्लेट यहां से इधर जा रही है तो ये इससे दूर हटेगी, तो यहां ये डाइवर्जिंग मोशन होगा। और यही प्लेट जब ये इधर जा रही है तो ये चले या ना चले, तो इसके साथ ये ट्रांसफॉर्म मोशन होगा। तो नाउ वी कैन काउंट द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रिलेटिव मोशन, हमें कितने प्रकार के रिलेटिव मोशन मिलेंगे? 1 2 3। एक ही प्लेट की अलग अलग भुजाओं पर, अलग अलग साइड पर, हमें मान लो दिस इज द प्लेट ए, तो प्लेट ए है, तो ये प्लेट बी के साथ ऐसा रिलेशन है, अलगाववादी है, डाइवर्जिंग मोशन। लेकिन प्लेट सी के साथ, ये प्लेट सी है, उसके साथ इसका कन्वर्जिंग मोशन। तो प्लेट डी के साथ नाइदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग, इट इज सिंपल द ट्रांसफॉर्म मोशन, जैसे अपने अपने पटरियों पर दो ट्रेन क्रॉस करती हैं बिना आपस में लड़े, दैट इज द ट्रांसफॉर्म मोशन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द
रिलेटिव मोशन ऑफ प्लेट्स। तो प्लेट मोशन इज व्हाट, एक्चुअली यही लिख देंगे, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट मोशन, दीज आर द रिलेटिव मोशन। ये सापेक्षिक गतियां हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द प्लेट मोशन? फर्स्ट वन इज, एक प्लेट दूसरे से दूर जाती है, डाइवर्जिंग मोशन। दोनों के बीच गैप बढ़ते हैं। देन अगर बीच के गैप घटते हैं, कन्वर्जिंग मोशन। और ना घटे ना बढ़े, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म मोशन, यानी पैरेलल मूवमेंट है। तो किन्हीं दो प्लेटों के बीच हमेशा हमें कितने तरह की अधिकतम गतियां मिल सकती हैं? तो दीज आर द थ्री डाइवर्जिंग व्हेन द टू प्लेट्स आर मूविंग टू अवे ईच अदर। मान लो हमने कहा कि ये है एक प्लेट, दूसरी प्लेट ये है, अब ये वाली जो प्लेट होगी, मान लो ये प्लेट ए है, ये इधर चल पड़ी, तो इनके बीच जो भरा हुआ ओशन है वो फैलता जाएगा। यानी डाइवर्जिंग मोशन का सीधा संबंध किससे हो गया? सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज रिलेटेड विद डाइवर्जिंग मोशन। क्लियर? तो दिस इज द प्लेट ए, दिस वन इज द प्लेट बी, द गैप between the two plate is increasing with time, so this is the simple diagram of the diverging motion। और इससे क्या होगा, जब ये प्लेट दूर जाएगी तो यहाँ गैप बनेगा, और जैसे ही गैप बना तो नीचे का मैग्मा बाकायदा तैयार बैठा है कि भाई साहब जगह तो दो, हम आते। और जैसे ही ये आया, अब ये ठंडा होगा, और ठंडा होकर के अब इग्नियस रॉक्स के यहाँ माउंट यानी टीले बनेंगे, और उन्हीं टीलों को रिज कहा जाता है। तो व्हाट इज द सिग्नेचर ऑफ डाइवर्जिंग मोशन? डाइवर्जिंग मोशन का हस्ताक्षर किसे कहा जाता है? तब प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। सिग्नेचर ऑफ डाइवर्जिंग मोशन इज द फॉर्मेशन ऑफ रिज एट सी बॉटम। सागर की तली पर डाइवर्जिंग मोशन ने जो हस्ताक्षर करके दिया है वो अमिट है, वो रिज है। इसी के बेस पर हमें दुनिया में जहां जहां रिज मिलेंगे उन सब जगह पर डाइवर्जिंग मोशन है। तो हम लोगों को तो कितनी देर लगेगी वर्ल्ड मैप को और प्लेट मोशन को कनेक्ट करने में? कुछ नहीं, खेल तमाशा है ये। मैथमेटिकल और फिजिक्स के कंसेप्ट पर आधारित है। हमने आपसे कह दिया, एक ये रिज पड़ा है, बहुत फेमस रिज है, डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ अटलांटिक। और ये पड़ा चैलेंजर रिज। अगर रिज है तो यहाँ डाइवर्जिंग मोशन, यहाँ ये ऑस्ट्रेलिया से, सॉरी अटलांटिक से इंडियन की ओर आ गया, दिस इज द अटलांटिक इंडो रिज, और ये फैलता चला गया यहाँ लक्षद्वीप तक। तो लक्षद्वीप, चागोस, सेंट पॉल, करगुलेन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, ये जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे ओशनिक बॉटम, आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन इसने हमें ये सिद्ध कर दिया है कि जहां जहां पर ये रिज है वहां पर दो प्लेटों के बीच गैप बढ़ रहे हैं। इंडियन इधर भाग रही है, देखो, यूरेशियन से लड़ने के लिए, और जहां ये लड़ेंगे, कन्वर्जिंग होंगे, वहां पर क्या बनेंगे? माउंटेन्स। सागर होगा तो ट्रेंच, आर्किपेलागो। और अगर इन्हीं को हम लोग पढ़ लें, केवल मोटे मोटे एग्जाम्पल पढ़ लें इनको सिद्ध करने के लिए, तो वर्ल्ड फिजिकल फीचर्स जितने आते हैं प्री में, हम लोग चुटकियों के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। हुआ ये। तो एस शेप रिज किस अटलांटिक में है? तो एस शेप रिज इज इन द, सॉरी, किस ओशन में है? इट इज इनटू अटलांटिक। अटलांटिक में बहुत बड़ा रिज है, इसके कई हिस्से हैं। यहाँ इसे हम टेलीग्राफिक प्लेट्यू कहते हैं, यहाँ ब्रिटेन की ओर इसे बाइविले थॉम्सन कहते हैं। दिस इज द मेजर्ड, आज तक नापी गई सबसे बड़ी मिड ओशनिक रिज है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। तो अभियान चले थे, एक चैलेंजर और दूसरा डॉल्फिन, और उसके जो इंचार्ज थे वो मिस्टर मुरे। तो मुरे के नाम से अटलांटिक में डीप है, और जो सेकंड इंचार्ज थे ब्रिटेन के वो बाइविले थॉम्सन थे, इसलिए इसका नाम बाइविले थॉम्सन है। इतना सब आप लोगों को नहीं ध्यान रखना है, लेकिन थोड़ा अगर हमें जरूरत है 20 फैक्ट की, और हमारे पास अगर 22, 21 है, तो कुछ घिस जाए, गिर भी जाए, तब भी हमारा काम चल जाए। तो हमें जितना ये येलो कलर दिख रहा है, इट मींस यहाँ भिड़ंत है, तो यहां भी हमें रिज मिलते हैं, ये देखो। तो ये सब आप लोग कैच करके रख लेंगे। ये कोकोस प्लेट है, ये नजका प्लेट है। अब ये एक सिंपल सा मैप आप लोग हमेशा के लिए रख लेंगे। किसी का ट्रांसफॉर्म बता दीजिए, ये है यहाँ जुआंडी फुका के पास ट्रांसफॉर्म मोशन का बहुत बढ़िया एग्जांपल। यहाँ एक छोटी सी प्लेट है, हवाईयन कहते हैं, तो ये ऐसे है, बहुत फास्ट चलती है, तो ये यहाँ रिलेटिव मोशन होता है। तो जुआंडी फुका के पास कौन सा मोशन है? ये ट्रांसफॉर्म है, जुआंडी फुका। आपको ये सब हम कल नोट करा देंगे। और कल का टॉपिक होगा मेजर वर्ल्ड फिजिकल फीचर्स, जिससे कि प्रीलिम्स के हमारे 2 क्वेश्चन हमें हर हाल में करने हैं। तो हम लोगों ने कुआं खोद लिया, अब पानी पिएंगे। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ से हम लोग चले थे, बहुत सारी जियोलॉजी की बातें देखी, इन सबको पढ़ा। अब हम लोग फसल काटेंगे, और फसल का नाम होगा वर्ल्ड फिजिकल फीचर्स। तो फॉर टुडे इट इज ओवर, एंड द बिग थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।